मानव जीवन ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर पृथ्वी का हर इंसान जानने के लिए हमेशा ही उत्सुक रहता है कि आखिर कैसे पृथ्वी पर मानव जीवन की शुरुआत हुई और साथ ही वह किस तरह से बंदरों से आज के आधुनिक मानव में कन्वर्ट हुए। दोस्तों, ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारी उपस्थिति को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठाता है, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि हमारे पूर्वज आदिकाल में बंदर थे। वहीं अगर आज के बंदरों को देखा जाए तो हमारे पूर्वज इनसे बिल्कुल ही अलग थे। दोस्तों, आज तक हम सभी को लैमार्क और डार्विन के इन चार्ट्स को दिखाकर पढ़ाया गया कि किस तरह से मानव जीवन का विकास हुआ, मगर आज हम उसी को प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं आज के इस मजेदार वीडियो को। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आज हम जानेंगे कि किस तरह से एक छोटे से 6 इंच के मैमल्स प्राणी से आज का ये इतना कॉम्प्लेक्स आधुनिक मानव जीवन बना। तो बात करते हैं आज से करोड़ों साल पहले की पृथ्वी की, जिस टाइम सिर्फ और सिर्फ डायनासोर्स का राज हुआ करता था। ये आकार में इतने विशाल थे कि इनके सामने सभी प्राणी फीके लगते थे और इस दौर में सिर्फ इसी जीव का वर्चस्व कायम था। इनके सामने सभी छोटे जीव जंतु कमजोर थे और वो जमीन के अंदर में छिपकर रहा करते थे। और इन सभी जीवों की तरह ही हमारे पूर्वज यानी कि मैमल्स भी जमीन के अंदर में ही छिपकर रहा करते थे। उस समय हमारे पूर्वज बहुत ही छोटे आकार में हुआ करते थे, यानी मैक्सिमम 6 इंच तक। इससे अपना ज्यादातर टाइम जमीन के अंदर में ही रहकर बिताया करते थे। धरती पर डायनासोर्स के अस्तित्व की वजह से पृथ्वी पर रहने वाले अन्य जीवों के जीवन पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था, मगर वो कहते हैं ना कि ज्यादा टाइम तक किसी का राज नहीं चल सकता। और वही हुआ पृथ्वी पर। स्पेस से आया एक भयंकर उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया और उस टाइम पर पृथ्वी का मंजर कुछ इस तरह से हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये घटना आज से तकरीबन 65 मिलियन साल पहले घटित हुई थी और जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर एक ऐसी रेडियो एक्टिव ऊर्जा का प्रसार हुआ जिससे कोई भी नहीं बच सकता था। वहीं कुछ जीव जंतु छोटे आकार के होने की वजह से जमीन के अंदर में चले गए, मगर विशालकाय डायनासोर्स का क्या, उनका यही भयंकर रूप इनके विनाश का कारण बना। वहीं छोटे जीव जंतु जमीन के अंदर में रहकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना गुजारा करने लगे। साथ ही पृथ्वी की सतह पर एक ऐसी रेडियो एक्टिव ऊर्जा का प्रसार हुआ था जिसमें सारे डायनासोर्स नष्ट हो गए। उल्कापिंड के टकराने से पृथ्वी के वायुमंडल में धूल और मिट्टी की एक मोटी परत जम गई थी, जिससे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में पूरी तरह से असफल रहा। वहीं पृथ्वी की सतह पर सनलाइट नहीं पड़ रही थी, तो भी उल्कापिंड के टकराने से पृथ्वी का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा हीट हो गया था। जब काफी सालों तक पृथ्वी पर सनलाइट नहीं आई तो इनिशियली पृथ्वी पर आइस एज की शुरुआत हो गई और ऐसे में पृथ्वी की ऊपरी सतह पूरी तरह से बर्फ से कवर हो गई। यही सिलसिला लाखों सालों तक चलता रहा, जिससे कि पृथ्वी पर उपस्थित सारे पेड़ पौधे मुरझा गए। जहाँ इस घटना के कारण पृथ्वी पर से डायनासोर्स पूरी तरह से नष्ट हो गए थे और पृथ्वी पर जीवन चक्र पूरी तरह से असंतुलित हो चला था। इस महाप्रलय के बाद केवल 5% जीव जंतु ही पृथ्वी पर जीवित बच पाए थे, जिसमें से अधिकतर प्राणी हमारे पूर्वज मैमल्स की श्रेणी में आते थे। कुछ लाखों सालों के बाद जब पृथ्वी का तापमान फिर से बैलेंस हुआ तो पेड़ पौधे फिर से हरे होने शुरू हो गए और इसी श्रृंखला में इन जीवों के बीच म्यूटेशन होता रहा। इस म्यूटेशन के फलस्वरूप इन जीवों में अनेक नई नई प्रजातियों का जन्म हुआ और इसी परिवर्तन में हमारे पूर्वज बंदरों के रूप में सामने आए। मगर बात यह है कि इन बंदरों का आकार आज के बंदरों से काफी ज्यादा अलग था। इनका मुंह आगे की ओर लंबा तथा पूंछ गिलहरी की तरह ऊपर की ओर उठी रहती थी। फिर धीरे धीरे इन जीव जंतुओं के फिजिकल स्ट्रक्चर में परिवर्तन आना शुरू हो गया और वहीं पृथ्वी भी अपने एनवायरनमेंट में धीरे धीरे चेंजेस कर रही थी। वहीं कुछ सालों के बाद वातावरण पूरी तरह से सामान्य हो चला था। दिन और रात अपने निर्धारित समय से पूरे हो रहे थे। इसी टाइम कुछ जीव जो कि शाकाहारी थे वो पेड़ पौधों से अपना जीवन यापन कर रहे थे और कुछ ऐसे जीव जंतु भी थे जो कि मांसाहारी की श्रेणी में आते थे, जो कि दूसरे छोटे जीव जंतुओं को खाकर अपना जीवन बिता रहे थे। धीरे धीरे पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों में भी खिसकाव हुआ और अफ्रीका महाद्वीप में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे ईस्ट अफ्रीकन लेफ्ट वैली के नाम से भी जाना जाता है। और इसी पर्वत श्रृंखला के कारण उस टाइम के मौसम में काफी ज्यादा बदलाव देखा गया। इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण अफ्रीका के पूरब दिशा में हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप पूरब से आने वाली हवाएं बंद हो गई और अफ्रीका महाद्वीप में काफी वायुमंडलीय परिवर्तन देखने को मिला। धीरे धीरे वहाँ की पूरी जमीन सूख गई और यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं को काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। और इसी क्षेत्र में रहते थे हमारे पूर्वज पाइरोला पिथेकस। किसे पता था कि आगे चलकर बंदरों की यही प्रजाति आधुनिक जीवन की नींव
रखने वाली है। वहीं इन बंदरों को जब जमीन पर भोजन मिलना बंद हो गया तो ये लोग पेड़ों पर चढ़ना शुरू कर दिए और पेड़ों पर चढ़ते समय अपने चारों पैरों का यूज करते थे। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और ये पेड़ों पर चढ़ने के साथ साथ पेड़ों की डालियों को पकड़कर झूलने और कूदने का भी काम करने लगे। वहीं कुछ प्रजातियां पेड़ों से जमीन पर उतरकर एक नए क्षेत्र की खोज में चल पड़ी और यहीं से विकास की शुरुआत हुई। इन प्रजातियों में सबसे पहले आर्डिपिथेकस जमीन पर उतरकर भोजन की तलाश में अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करने लगे और इन बंदरों की यही एक्टिविटी एक क्रांति साबित हुई, क्योंकि आने वाले टाइम में उनके सामने एक नए प्रजाति की उत्पत्ति होने वाली थी। आर्डिपिथेकस की इस प्रजाति ने बहुत ही जल्दी विकास किया और इन्होंने अफ्रीका में कई जगहों पर अपनी जनसंख्या को बढ़ाया, मगर ये अपनी पिछली पीढ़ियों से अधिक बुद्धिजीवी होने के कारण सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप तक ही सीमित नहीं रहे। ये पृथ्वी के अलग अलग कोनों में जाकर बसने लगे, क्योंकि अब आर्डिपिथेकस अपने पैरों पर खड़े होकर चलने लगे थे और इन्होंने अपने हाथों का इस्तेमाल भी करना अब बंद कर दिया था, जिससे कि इनके हाथों की साइज अब घटने लगी थी, क्योंकि ये पहले पेड़ों की डालियों को अपने हाथों से पकड़कर लटका करते थे, जिससे इनके हाथों की साइज में काफी ज्यादा वृद्धि हो गई थी। और अब वो अपने दोनों पैरों पर चल रहे हैं तो इनको काफी चीजों में आसानी होने लगी और इस नए परिवर्तन से इनकी शारीरिक ऊर्जा में भी बचाव होने लगा। धीरे धीरे परिवर्तन के फलस्वरूप इनकी खोपड़ी का आकार भी बढ़ने लगा, क्योंकि पहले इनकी खोपड़ी का आकार बहुत ही छोटा हुआ करता था और जैसे जैसे इनकी बुद्धि का विकास हुआ इनका ब्रेन साइज बढ़ता चला गया। धीरे धीरे ये अपनी बुद्धि के दम पर नई नई चीजें सीखना शुरू कर दिए, जैसे पत्थरों से हथियार बनाना, और अब ये हथियारों को अच्छे से पकड़कर शिकार करना शुरू कर दिए थे। लेकिन ये अपने प्राइमरी टाइम में अपने शिकार को कच्चा ही खा जाते थे, क्योंकि इनको शिकार को पकाने की कला मालूम नहीं थी। वहीं धीरे धीरे इस प्रजाति में बुद्धि का विकास हुआ और उन्होंने पत्थरों को रगड़कर आग की खोज कर ली। आग की खोज इनके लिए काफी ज्यादा क्रांतिकारी साबित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप ये कच्चे मांस को भूनकर खाने लगे, जिससे इनको भोजन को पचाने में भी आसानी होने लगी थी। साथ ही ठंडे मौसम में आग इनके लिए काफी कारगर साबित हुई। धीरे धीरे इस प्रजाति के मस्तिष्क में और ज्यादा विकास हुआ और आगे आने वाली पीढ़ी और ज्यादा बुद्धिजीवी साबित हुई। अब इनके गले की बनावट में भी परिवर्तन शुरू हो गया था, जिससे ये कुछ आवाज निकालकर आपस में संपर्क स्थापित करने लगे थे। साथ ही इशारा करके अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर भी करते थे। इसके बावजूद भी ये प्रजाति इतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई थी कि ये स्वयं के लिए घर बनाकर रह सके। धीरे धीरे इस प्रजाति ने पेड़ों के पत्तों और जानवरों के खाल को अपने लिबास के रूप में प्रयोग किया। विकास के इस क्रम में ये धीरे धीरे गुफाओं और कंदराओं में रहना सीख गए और सैकड़ों सालों के बाद ये लकड़ियों से खुद के लिए घर भी बनाना सीख गए थे। हमारे पूर्वजों का यह क्रियाकलाप एक सभ्य मानव की ओर संकेत दे रहा था और यही प्रजाति आगे चलकर होमो सेपियंस सेपियंस के नाम से जानी गई, जिसे आज हम आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम देते हैं। होमो सेपियंस की इस प्रजाति को ही आधुनिक मानव की नींव कहा जाता है और धीरे धीरे म्यूटेशन होता रहा और होमो सेपियंस आज के आधुनिक मानव में कन्वर्ट हो गए। दोस्तों, आज का मानव आज भी अपने विकास क्रम में नहीं रुका है। आज भी वो अपने काम को आसान बनाने के लिए नए नए गैजेट्स और रोबोट्स बनाए जा रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा मानव जीवन की उत्पत्ति का यह विकास क्रम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप अपने नॉलेज को ऐसे ही इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।